चट्टू, ये कहाँ आ गया रोनन? कहीं दूर ब्रह्मांड के एक कोने में एक व्यक्ति जो कि 18 से 19 वर्ष का होगा, वो भागते हुए सीधा भागा जा रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके जान के पीछे पड़ा हो। वो कुछ बड़बड़ाते हुए सा भागा जा रहा था। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति अपने हाथ में डंडे लेकर भाग रहा था और वो जोर से बोल रहा था, ओए रुक, कहाँ भाग रहा है? आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। शायद इसी व्यक्ति की डर से वो पहला आदमी भागा जा रहा था। पहला आदमी कुछ 200 मीटर भागा और फिर जाकर सामने एक बड़ी सी खाई आ गई। वो आदमी वहीं रुक गया और सीधा तनकर खड़ा हो गया। उसने पीछे देखा तो उसे गहरी खाई दिखाई दी और सामने देखा तो उसे एक आदमी डंडा लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। जैसे मानो वो बोल रहा हो, भाग, अब कहाँ भाग कर जाएगा, आज तो तू गया बेटा। पहला आदमी डरते हुए बोला, देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, अबे कौन सा परिवार? तूने आज तक अपने परिवार में से किसी को देखा भी है? वो आदमी डंडा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वही पहला व्यक्ति डरते डरते पीछे जा रहा था। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो खाई के किनारे रखे पत्थर पर गिर गया, जिसके कारण उसके सिर में चोट लगी और उसके सिर से खून निकलने लगा। तभी वो डंडे वाला आदमी भी ये देखकर डर से रुक गया। डंडे वाला आदमी अब डर से पीछे जाने लगा और बड़बड़ाने लगा, अरे ये क्या हो गया? मैंने इसे नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। और वो वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। दूसरी ओर वो व्यक्ति जिसके सिर पर चोट लगी थी, उसकी आंखें अब धुंधली होने लगी थी, उसे अब कुछ नहीं दिख रहा था। वो थोड़ी देर तक नशे की हालत वाले आदमी जैसे हिलता डुलता रहा और वही जमीन पर धड़ाम से गिर गया। फिर कहीं से एक तेज रोशनी का विस्फोट उसके शरीर में हुआ। वो व्यक्ति को अभी बेहोश ही हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास देखने लगा। वो ऐसे अपने आसपास देख रहा था जैसे मानो वो इस जगह से बिल्कुल अनजान हो। फिर उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसे अपने सिर से खून निकलने की अनुभूति हुई। उसने अपने कमर में बंधे एक रेशम के कपड़े के टुकड़े को कमर से खोला और अपने सिर पर बांध ली ताकि खून रुक सके। वो आदमी खड़ा हुआ और खुद से ही बोला, ये कौन सी जगह है और ये किसका शरीर है, और तो और मैं इस जगह कैसे पहुंच गया? दरअसल ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नर्क सम्राट रोनन ही था। उसे कुछ नहीं पता कि उसके सुनहरे आयाम से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ और वो इस शरीर में कैसे आ गया। उसे तो लगा था कि उसकी आत्मा उस आयाम से निकलने के बाद उसके अपने शरीर में जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। वो फिर अपने दिमाग पर जोर दिया कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था जिसने इतनी आसानी से ही उसे उस आयाम से निकल दिया और किसी और के शरीर में डाल दिया। और तो और उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े ने उसके कानों में क्या कहा था। उसे बस इतना याद था कि उस बूढ़े ने उसके कानों में कुछ कहा, फिर उसने चुटकी बजाई और वो वहां से गायब होकर इस शरीर में आ गया। फिर उसने इन सभी ख्यालों को दिमाग के एक कोने में डाल दिया और इस शरीर की यादों को देखने लगा। उसने बस कुछ सेकंड में ही इस शरीर की सारी जानकारी ले ली। इस शरीर के मालिक का नाम भी रोनन अग्निहोत्री था। वो दिखने में काफी सुंदर, लंबा चौड़ा और अच्छी वेशभूषा वाला आदमी था। बस उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी ही थी। वो शरीर से तो 19 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसकी समझ अभी भी 5 साल के बच्चे जैसी थी। वो बिल्कुल चुपचाप रहता था। उसे बस कभी भूल लगती तो किसी दुकान में जाकर बिना किसी से पीछे कुछ उठाकर खा लेता और फिर कहीं जाकर आकाश की ओर एकटक देखा करता था। लोगों को लगा कि ये उसकी चोरी की आदत धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करता था। उसके इन्हीं हरकतों के कारण वो डंडे वाला आदमी इसके पीछे पड़ा था। इस रोनन को तो ये तक नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। उसने जब से आंखें खोली थी, उसकी देखभाल एक बूढ़ा व्यक्ति करता आया था, जो कि इस गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था, जिसे रोनन दादाजी कहा करता था। वो पहले जब भी कहीं से कुछ लेता तो उसके दादाजी सामने वाले को पैसे दे देते और बात वही खत्म हो जाती थी। लेकिन 6 महीने पहले ही उसके दादाजी कहीं गायब सा हो गए था। किसी को कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गए। बस उसी दिन से ही इस रोनन की जिंदगी बदतर होती जा रही थी। उसे दिन रात लोगों के ताने सुनने पड़ते थे और इधर उधर भागना पड़ता था। आज तो एक व्यक्ति डंडे से उसे मारने ही पहुंच गया। रोनन ने ये सब चीजें चंद सेकंड में देख ली थी। उसने सभी चीजों में एक खास बात पर ध्यान दिया था कि उसके दादाजी हमेशा उसे समझाते थे कि उसे खुद को ताकतवर बनाना है। वो एक बड़े परिवार से संबंध रखता है, इसलिए ही इस रोनन ने उस डंडे वाले व्यक्ति को अपने परिवार की धमकी दी थी।
रोनन ने खुद को स्थिर किया और खड़ा होकर चल पड़ा अपने घर की ओर। उसका घर इस गांव के अंत में सबसे आखिरी में थे। वो बिना इधर उधर देखे सीधे अपने घर पहुंच गया। वहीं अगर ये पुराना रोनन होता तो वो अपने घर की जगह किसी सुनसान जगह जाकर आसमान की ओर ताकता रहता। रोनन सोचता जा रहा था कि वो आयाम में वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और उसने उसे इस शरीर तक कैसे पहुंचाया। क्या वो कोई प्राचीन देवता थे? ऐसे कई सवाल और मन में कई उलझने लिए हुए घर में घुस गया। घर में घुसते ही उसने देखा कि 4-5 नशेड़ी लोग उसके घर के बरामदे पर लेटे हुए हैं। उन सबने भी उसे देखा। उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे देखो, ये पागल फिर यहाँ आ गया। दूसरा भी हंसते हुए बोला, अरे कोई जाकर इसे यहाँ से भगाओ। इसे देखते ही सारा नशा उतर गया, लगता है अब एक और चढ़ानी पड़ेगी। तीसरा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, ए पागल, चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी सारा पागलपन उतार दूंगा। रोनन का अभी कई बातों को सोचकर दिमाग खराब था, ऊपर से ये नशेड़ी दिमाग का दिन कर रहे थे। उसने उनके और मुड़कर बोला, देखो अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, इसलिए चुपचाप 2 मिनट के अंदर यहाँ से भाग जाओ। ये बात उन नशेड़ियों के ईगो पर आ गई कि एक पागल उन्हें धमकी दे रहा है। पहला नशेड़ी उठ खड़ा हुआ और रोनन पर झपटा मारने उसके ओर दौड़ा, लेकिन रोनन ने बस अपना हाथ झटका और वो व्यक्ति सीधा घर से बाहर जा गिरा। कड़कड़ की आवाज आती हुई सुनाई दी, ऐसा लगा मानो कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हो। तभी रोनन बचे हुए आदमियों की ओर मुड़ा और अलग ही तेवर में बोला, तुम लोग यहाँ से भागोगे या तुम्हें भी वैसी ही मरम्मत चाहिए? सभी नशेड़ी डरकर भाग खड़े हुए। उनके ग्रुप का लीडर वो पहले वाला व्यक्ति ही था और वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर था। जब वही नहीं टिक पाया तो बाकियों का तो कुछ बचता भी नहीं, शायद उनकी सभी हड्डियों का चूरन बना दिया जाता। रोनन सीधा घर के अंदर बने एक कमरे में चला गया। इस घर में एक ही कमरा था जहां आप रोनन और उसके दादाजी रहा करते थे। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें बस 2 कमरे थे और एक छोटा सा बरामदा था। एक कमरे में रसोई घर था तो दूसरे कमरे में बेडरूम। युग बेड पर जाकर सोचने लगा कि अब उसे आगे क्या करना है। रोनन ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे के एक तरफ कुछ पुरानी सी धूल से सनी हुई किताबें रखी थी, उसके पास ही एक बक्सा था जिसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे के दूसरे कोने में एक पानी का मटका और उसके ऊपर एक मिट्टी की ग्लास रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में चिमनी बनी हुई थी, जो कि ठंड में आग जलाने के काम में आती होगी। रोनन अपने जगह से उठ खड़ा हुआ और उस बक्से के पास चला गया। उसे लगा कि इसमें कुछ मिल जाए जो उसके कुछ काम आ जाए। जैसे ही उसने बक्सा खोला तो वो तो पूरा खाली था। ऐसा लग रहा था जो भी सामान था वो पहले ही किसी ने खाली कर दिया था। शायद वो उन नशेड़ियों का काम होगा। वो बक्से को बंद करके आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी नज़र बक्से के अंदर वाले भाग पर पड़ी। बकरी के तन की एक कोने की लकड़ी हल्की निकली हुई थी। रोनन ने उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर की ओर खींचा। उस लकड़ी की बाहर निकलते ही उस बकरी में बचे लकड़ी के टुकड़े भी अपनी जगह पर से हिल गए और अब रोनन को समझ आया कि ये बक्सा 2 भागों में बांटा गया था। ऊपर वाला भाग तो बस दिखने के लिए थे, बक्से के दूसरे भाग में जरूरी सामान रखा जा सकता था। रोमन ने एक एक करके सभी लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला। उसे उसके अंदर एक चाबी और एक कागज का टुकड़ा मिला। उसने उस चाबी को एक और करके उस कागज के टुकड़े को उठा लिया। उसमें एक नोट लिखा था जो कि शायद उसके दादाजी ने छोड़ी होगी। अब रोनन ने उस कागज में लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। उस टुकड़े में लिखा था कि रोनन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा असली दादा नहीं हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी देखभाल करने को कहा गया था। मैंने तुमसे बस ये बात झूठ बोली थी, बाकी मेरी सभी बातें सही थी। तुम सच इस दुनिया के एक ताकतवर परिवार से संबंध रखते हो, लेकिन ये तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम ताकतवर बनोगे। ये चाबी मेरे खास कमरे की है, जो कि इस कमरे में लगी खाट के नीचे बनी हुई है। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें रखी है, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ सके। यूं कागज के टुकड़े में बस इतना ही लिखा था। रोनन ने उस टुकड़े को पास में ही जल रही आग में फेंक दिया और वो टुकड़ा तुरंत जलकर राख हो गया। रोनन चाबी लेकर उस खाट के पास पहुंच गया। उस खाट को उसने एक ओर खिसकाया, वहां उसे सच में एक चाबी जितना छोटा छेद दिखाई दिया। रोनन ने वो चाबी उस छेद में जैसे ही डाला, उस जगह पर एक आदमी जितने बड़ा दरवाजा खुलने लगा। रोनन ने नीचे देखा तो वहां उसे सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दी। रोनन उस कमरे में जाने लगा और उसने उस खाट को वापस उस दरवाजे के ऊपर खींचकर रख लिया और उस दरवाजे को ऊपर से बंद कर दिया। रोनन जैसे ही उस कमरे में गया, तभी दूसरी ओर कई आदमी हाथ में डंडे और छोटे मोटे हथियार लेकर उसके घर में घुसने लगे। सभी काफी गुस्से में दिख रहे थे। उनमें से एक बोला,
बॉस आज उस पागल का काम तमाम कर देंगे जिससे कि ये घर हमारा हो जाएगा। दूसरा भी बोला, ये सही कह रहा है बॉस, वैसे भी उस पागल के मरने पर लोग उल्टा हमें ही दुआएं देंगे क्योंकि सभी उस पागल से परेशान हैं। कौन थे वे लोग? क्या मिलेगा रोनन को उस कमरे में? क्या है रोनन के परिवार की कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहे RONAN किंग ऑफ हेल का अगला चैप्टर। छत्री गुरुदत्त आश्रम। जो लोग रोनन के घर में आ रहे थे उन्होंने बिना इधर उधर देखे या किसी से बिना पूछे जी रोनन के घर के अंदर चले गए। इन समूह में वो नशेड़ी लोग भी थी जिन्हें कुछ समय पहले रोनन ने डराकर भगा दिया था। शायद वही लोग अपने ग्रुप में आए थे ताकि रोनन से बदला ले सके। वो सभी घर के भीतरी भाग में आ गए। तभी उनमें से एक व्यक्ति जो उन सभी में सबसे ताकतवर दिख रहा था, वो चारों ओर नजर दौड़ाता है लेकिन उसे रोनन कहीं नहीं दिखता है। वो अपने साथ वाले एक व्यक्ति को गुस्से से देखते हुए पूछता है, कहाँ गया वो पागल? तुमने तो कहा था वो अपने घर पर ही है। जब वो अपने घर पर ही है तो क्या उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया? वो आदमी डर से थरथराते हुए बोलता है, बॉस, मैंने उसे यही देखा था, उसने ही रामू का ये हाल किया है। शायद वो डर कर भाग गया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। उसे लगा होगा कि हम लोग उसे मारने आएंगे तो वो पहले ही किसी बिल में छुप गया होगा। शायद उस व्यक्ति की बात थोड़ी बहुत तो सच्चाई तो थी। रोनन अभी बिल में ही तो था ना। हाँ, बस छिपा हुआ नहीं था। उनका बॉस फिर थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो पागल सारा दिन तो भटकता ही रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। भले वो पागल यहाँ आए या ना आए, ये घर तो हमारा होकर ही रहेगा। उसकी शक्ल थोड़ी सुंदर है तो क्या, आज उसका पूरा नक्शा ही बिगाड़ देंगे और यही दफन कर देंगे। इन लोगों को ये नहीं पता था कि जिसके बारे में ये बातें कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में कईयों को ऐसी ऐसी सजा दे चुका है जिसके बारे में लोग सोचकर भी कांप जाए। वो सभी उस घर के बाहर बैठकर वापस नशे करने लगे। उन सब के पास एक खास प्रकार का मदिरा था जो कि इस गांव के लोगों का पसंदीदा था। वहीं दूसरी ओर रोनन उस बंद तहखाने जैसे कमरे की सीढ़ियों से नीचे उतरता जा रहा था। वो सीढ़ी काफी अंदर तक बनी हुई थी। रोनन अब तक लगभग 100 सीढ़ी नीचे उतर चुका था लेकिन वो सीढ़ी खत्म हो ही नहीं रही थी। रोनन जब 100 सीढ़ी नीचे उतरा तो उसे समतल जमीन होने का आभास हुआ। वो सीधी दिशा में चलने लगा। वो जगह काफी अंधकार में था। ऊपर से सभी ओर से ठंडी हवाएं आ रही थी। रोनन को थोड़ी परेशानी तो हो रही थी लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ 50 मीटर के बाद उसे महसूस हुआ कि यहाँ एक पुराना दरवाजा जैसा कुछ है। उसने उस दरवाजे को धक्का दिया। वो दरवाजा कर सा आवाज करता हुआ खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक तेज रोशनी रोनन के आंखों में पड़ी। इस कारण से उसने अपने आंखों को हाथों से ढक लिया। कुछ समय बाद उसने अपने हाथों को नीचे किया तो उसे कमरे का नज़ारा साफ साफ दिखने लगा। वो रोशनी कमरे के ऊपर लगी कुछ मोतियों से आ रही थी। कमरे के बीचों बीच कुछ अंगूठियां रखी थी। वही कमरे की 2 दीवारों पर किताबें अच्छे से सजाई हुई थी। कमरे के एक और कुछ बक्से रखे हुए थे। रोनन को अंगूठी के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि वो बहुत बड़े दुनिया से आया था जहां ऐसे अंगूठी को संचय अंगूठी कहते थे। लेकिन ऐसी अंगूठी उसकी दुनिया में गरीब लोगों के पास हुआ करती थी। पैसे वाले और ताकतवर लोग अपना स्पेस टनल जैसा एक थैली रखते थे जिसमें इन मामूली अंगूठी से 100 गुना ज्यादा जगह हुआ करती थी। रोनन उन अंगूठियों को नजरअंदाज किया। वो सीधा उन किताबों की को गया। उसे अब तक इस जगह की जानकारी नहीं थी। उसने सभी किताबों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। उसे इन किताबों से बहुत सी जानकारी मिली, जैसे कि ये दुनिया उसकी दुनिया से काफ़ी हद तक मिलती थी लेकिन ये दुनिया उसकी दुनिया के मुकाबले कुछ भी नहीं था। ये इस ग्रह का नाम एस्लॉन है। यहाँ के लोग भी खुद को ताकतवर प्राकृतिक ऊर्जा और जड़ी बूटियों से ही बनाते हैं। बस फर्क इतना था कि इस दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा बहुत पतली और खराब थी। इसी वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाते। रोनन जिस गांव में था वो एक कस्बा था जो कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ था। ये कस्बा शौर्य साम्राज्य के अंदर आता है। इस साम्राज्य को शुक्ला परिवार नियंत्रण करता है। ये साम्राज्य काफी छोटा सा है। इस साम्राज्य के बाहर भी कई बड़े साम्राज्य हैं जो चाहे तो कुछ ही दिनों में इस साम्राज्य को खत्म कर दे। लेकिन इस साम्राज्य के एक और समुद्र है तो बाकी के 3 हिस्से रेगिस्तान और घने जंगलों से घिरे हुए थे। यहाँ अपशक्ति का स्तर ऊर्जा संघनन स्तर से शुरू होता है और सबसे अंत हेवनली सम्राट स्तर है। किताब के अनुसार इससे भी ऊपर के लेवल के कुछ लोग हैं जो अपना स्तर किसी को नहीं बताते और सबसे छिपकर रहते हैं।
वो लोग बस तभी बाहर निकलते हैं जब उनके देश या पूरे ग्रह पर कोई विपदा आती हो। रोनन को ऊर्जा स्तर की जानकारी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस अपने आसपास के क्षेत्र की जानकारी पता करना था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपने दुनिया में जा सके, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। उसे खुद से ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसने किताबें एक और रखी और उन रखे हुए बक्से की ओर बढ़ गया। उसने एक बक्सा खोला तो उसके नाक में एक भीनी सी खुशबू आ गई। उस बक्से में कई जड़ी बूटी रखी हुई थी। उसने सभी बक्सों को एक एक करके देखा तो सभी में जड़ी बूटियां और उनसे गोलियां बनाने की विधियां रखी हुई थी। अब रोनन अंगूठियों की ओर बढ़ा। उसने एक अंगूठी उठाए, उस पर अपनी सिर से बहते हुए खून की एक बूंद डाली, जिससे अंगूठी खुल गई। रोनन ने उनमें झांक कर देखा तो उसमें कई लाख स्वर्ण मुद्राएं राखी हुई थी। उसी तरह एक एक करके उसने सभी अंगूठियों को खोल कर देखा। उसे कुल 10 ऊंच स्तर की ऊर्जा मोती, कुछ 100 निम्न स्तर की ऊर्जा मोती, कुछ 800 लो स्तर की ऊर्जा मोती और ढेरों स्वर्ण मुद्राएं मिली। लेकिन इन सभी में रोनन की नज़र एक खास कपड़े पर पड़ी। कपड़े कुछ खास नहीं थे, कपड़े पर बने चिन्ह खास थे। उन कपड़ों पर एक सुनहरे चील जो कि एक तलवार पर बैठा था वो दिखाई दिया और उसके नीचे लिखा था गुरुदत्त आश्रम। उसने ये चिन्ह सभी किताबों और उन बक्सों ने रखी हुई किताबों पर भी देखा था। रोनन समझ गया कि इस आश्रम से या तो उसके दादा या उसका कुछ न कुछ तो संपर्क था, इसलिए तो सभी चीजों पर वो चिन्ह और उस जगह का नाम लिखा था। रोनन ने इन सब ख्यालों को एक और झटका और उन बक्सों में से कुछ जड़ी बूटियां निकलकर उसे हाथ से ही पीसकर उसका रस पीने लगा, जिससे उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। वो उन ऊर्जा मोतियों में से लो स्तर की मोतियों को अपने चारों ओर बिखेर दिया और अपना शक्ति बढ़ने वाला ही था कि उसे याद आया कि वो अपने दुनिया की शक्ति हासिल करने वाले तरीके से तो अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसा करने पर तुरंत उसके दुश्मनों को उसकी जानकारी मिल जाएगी और वो यहाँ किसी न किसी तरह यहाँ आ ही जाएंगे। रोनन को याद आया कि जब वो सुनहरे आयाम में कैद था तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कई विधियां बताई थी को रोनन ने कभी नहीं सुनी थी और वो सभी काफी प्राचीन भी लगती थी। रोनन ने काफी देर तक सोचा, फिर उसने उन्हीं में से एक विधि जो कि स्वर्गीय संपन्न विधि थी, उस विधि से ही ध्यान लगाने लगा। वो कुछ 10 मिनट तक ही उस विधि से अभ्यास किया, लेकिन वो विधि इतनी अद्भुत थी कि उससे रोनन की शक्तियां तुरंत ही कई लेवल ऊपर चली गई। उसने आंखें खोली तो उसके आसपास की सभी ऊर्जा मोतियां धूल बन गई थी, क्योंकि सभी ऊर्जा मोतियों में से ऊर्जा उसने सोख ली थी। रोनन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन सभी अंगूठियों को एक अंगूठी में रखा और उसने अपने काम की जड़ी बूटियां भी अपने उसी अंगूठी में रख ली। किताबों की जानकारी तो पहले ही उसने याद कर लिया था तो उसे ले जाना वैसे भी कोई लाभदायक नहीं था। वो अब उस कमरे से बाहर सीढ़ी के रास्ते ऊपर आने लगा। वो ऊपर अपने कमरे में खाट के नीचे बने दरवाजे से बाहर आ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अब अगली दिन की सुबह होने वाली थी। इससे उसे महसूस हुआ कि वो उस बंद तहखाने में कई घंटों से बंद था। वो अब घर से बाहर निकल पड़ा, इस कस्बे से बाहर जाने की जानकारी निकलने के लिए। वो कभी भी इस कस्बे से बाहर नहीं गया था और उसके दादाजी ने भी कभी इसकी जानकारी नहीं दी थी। वो जैसे ही कमरे के बाहर आया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका गुस्सा इतना तेज था कि उसके शरीर से निकली आभा के कारण आसपास की चीजें टूटने लगी। क्या देखा रोनन ने कमरे के बाहर? क्या था गुरुदत्त आश्रम का राज? जानने के लिए पढ़ते रहे रोनन किंग ऑफ हेल का अगला चैप्टर, CH4 कस्बे से बाहर का रास्ता। वो जैसे ही कमरे के बाहर आया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका गुस्सा इतना तेज था कि उसके शरीर से निकली आभा के कारण आसपास की चीजें टूटने लगी। दरअसल उसके कमरे के बाहर वही नशेड़ी लोग बैठे हुए थे। इस बार वो 4-5 नहीं बल्कि ज्यादा संख्या में थे। रोनन को गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो लोग यहाँ नशा कर रहे थे। उसे गुस्सा इस बात का था कि उन लोगों ने पड़ोस के बच्चों को पकड़कर उनसे अपने काम करवा रहे थे, जैसे कि उन बच्चों से एक दूसरे के ग्लास में मदिरा डलवाना। रोनन हमेशा से बच्चों को कुछ ज्यादा ही पसंद करता आया था। वो अपने पिछले जीवन में भी बच्चों को बहुत प्यार करता था। कभी कभी तो वो बच्चों के साथ खेलने के चक्कर में अपना काम भी भूल जाता था। उसकी आभा जैसे ही बिखरी, वो सभी नशेड़ी लोग धड़फड़ा कर उठ खड़े हुए। रोनन की आभा ही इतनी भयानक थी कि उनका नशा एक पल में ही उतर गया। उस ग्रुप के बॉस ने जब रोनन को देखा तो उसकी हंसी छूट पड़ी। वो हंसते हुए अपने लोगों से बोला, अरे देखो ये पागल आ गया। उन लोगों ने इतना नशा किया था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रोनन अपने कमरे से बाहर आया। उनका बॉस फिर गुस्से से अपने एक आदमी की ओर देखते हुए बोला, तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसकी हड्डियां तोड़कर मेरे सामने खड़ा करो।
सभी लोग ने हामी में सिर हिलाया और रोनन की ओर बढ़ गए। रोनन सीधा बॉस की आंखों ने देख रहा था। उसने उन आ रहे लोगों पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने पुराने रोनन की यादों में देखा था कि जो ये आदमी सामने खड़ा है वो इस कस्बे के मुखिया का बेटा है, जिसे कस्बे के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसने कई गलत काम किया है, जैसे आम लोगों को मारना, उनके मेहनत से कमाए हुए पैसों को लूटना और ऐसे ही कई से गलत काम। इस व्यक्ति ने कई बार रोनन को भी परेशान किया, क्योंकि उसे रोनन का सुंदर चेहरा पसंद नहीं था। रोनन भले ही पागलों की तरह हरकतें करता था, लेकिन कभी भी उसने किसी लड़की की तरफ गलत नजरों से नहीं देखा था। रोनन बस तभी दुकान से सामान उठाता जब उसे तेज भूख लगती। इस कस्बे की लगभग सभी औरतें और लड़कियां रोनन के सुंदर चेहरे की दीवानी थी। रोनन सीधा अपनी एक मोमेंट तकनीक का इस्तेमाल करके सीधा उस ग्रुप के बॉस के पास पहुंच गया। वो बॉस, जिसका नाम गुल्लू था, वो भी घबरा गया। उसे जब तक कुछ समझ आता तब तक एक हाथ उसके ओर बढ़े और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने जब दूसरी बार अपनी आंख खोली तो वो जमीन में था और उसका पैर ऊपर हवा में तैर रहा था। रोनन ने उसे सीधा जमीन पर लकड़ी से बनी फर्श में घुसेड़ दिया था, वो भी उल्टा। वो फिर उन बच्चों की ओर मुड़ा और उनके और प्यार से देखते हुए बोला, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सभी बच्चे अपने रास्ते निकल लिए। उनके नज़रों में रोनन के लिए एक इज्जत थी, जैसे वो उसके जैसा ही ताकतवर बनना चाहते हो। रोनन अब उन बचे हुए लोगों की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें भी इसकी तरह उल्टा होना है या लड़ाई करनी है। सभी बचे हुए लोग घुटनों पर आ गए। जब उनके बॉस का ही ये हालत था तो उसके गुर्गे क्या ही कर पाएंगे। रोनन ने गुल्लू को जमीन से बाहर निकाला। वो निकलते ही रोनन की ओर झपट्टा मारा, लेकिन उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिस कारण से उसकी 2 दांत हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। रोनन ने फिर उसे उठाया और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, अब बात करें या और इलाज करवाना है। गुल्लू ने हामी में सिर हिलाया। रोनन ने पहला सवाल किया, सबसे पहले ये बताओ कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। गुल्लू ने पोपले मुंह से बोला, वो एक दिन मेरे पिता से मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि रोनन का ख्याल रखना, वो कुछ काम से कस्बे से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, रोनन सोचते हुए बोला, इस कस्बे से बाहर जाने का रास्ता किस ओर से है। गुल्लू थोड़ा हिचकते हुए बोला, पर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें इसी कस्बे में रहने को कहा है। शायद वो कुछ बात छिपा रहा था। रोनन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गुल्लू ने तुरंत बोला, वो मेरे घर के पीछे वाले जंगल से सीधा है, जो पास वाले शहर में खुलता है। रोनन बिना कुछ देरी किया बोला, चलो चलते हैं, मुझे शहर जाना है। गुल्लू थोड़ा घबरा गया। वो फिर बोला, पर अभी तो मेरे पापा इस कस्बे में नहीं है, तुम उनके आने के बाद चले जाना। रोनन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके पापा हो या न हो। उसे तो जल्द से जल्द अपने दुनिया में जाना था, जिसके लिए उसे इस जगह से बाहर जाना था और बड़े शहर में जाना था, जहां लोगों से, वो शक्तिशाली लोगों से पूछकर अपने दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ सके। वो उनको वहीं छोड़कर सीधा मुखिया के घर की ओर बढ़ा। वो सीधा उसके घर में चला गया, जहां रास्ते में उसे कई पहरेदारों ने देखा, पर उसे रोका नहीं, क्योंकि गांव के मुखिया उसे कभी भी आने से नहीं रोका था। रोनन को घर के पीछे एक जंगल दिखा। वो उस जंगल में घुस गया और चल पड़ा शहर की ओर। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे तुम यहाँ कैसे पहुँच गए, और तुम्हें इस जगह का रास्ता किसने बताया। रोनन ने उस आवाज को इग्नोर करके सीधा अपने रास्ते पर चलता रहा। इस हरकत से वो दूसरा आदमी गुस्सा हो गया और उसने अपने हाथों से एक आग का गोला बनाकर रोनन की ओर फेंक दिया। रोनन को जब तक कुछ समझ आता वो आग का गोला उसके मुंह के पास आ गया। क्या रोनन बच पाएगा उस आग के गोले से? कौन था वो आदमी जिसने रोनन पर हमला किया था? जानने के लिए पढ़ते रहे RONAN किंग ऑफ हेल का अगला चैप्टर। CH5 स्वर्ण कमल का बक्शा। वो आग का गोला रोनन के मुंह तक पहुंच गया था, लेकिन रोनन ने उस आग के गोले को ऐसे इग्नोर किया जैसे लोग नेताओं के वादे को इग्नोर करते हैं। वो आग का गोला रोनन के मुंह पर लगा और गायब हो गया। उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। जलना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि उसके बाल के एक टुकड़े तक को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिन्होंने हमला किया था उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि कस्बे का मुखिया था। उसके साथ उसका बेटा गुल्लू भी था। रोनन ने मुखिया को ऐसे देखा जैसे मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसकी शक्तियां कुछ खास नहीं थी। रोनन ने मुखिया को घूरते हुए पूछा, तुम्हें क्यों इतना तकलीफ है कि मैं इस कस्बे से बाहर जाऊं या ना जाऊं? मुखिया ये सवाल सुनकर गुस्से में नाक भान सिकोड़ते हुए बोला, तुम मेरे कस्बे से हो और तुम्हारे उस दादाजी ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा है।
तुम बिना मेरी इजाजत के इस कस्बे से बाहर नहीं जा सकते। रोनन उसके और एक एक कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम दोनों को क्या लगता है मैं कोई तुम्हारा नौकर हूं या तुम्हारा गुलाम? तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। मुखिया ये सुनकर घबरा गया। वो अब तक इसलिए तेज आवाज में बोल रहा था ताकि रोनन उससे डर जाए और उसके बातों को कुत्ते की तरह मान ले। आज से पहले रोनन उसकी सारी बातों को मानता था, इसी वजह से मुखिया को लगा कि आज बेरुखी से बोलने पर रोनन डर जाएगा और उसके साथ कस्बे में वापस लौट जाएगा। रोनन को इन दोनों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो तेजी से उन दोनों के पास पहुंचा और उनके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे वो दोनों अपनी जगह पर ही बेहोश हो गए। वो चाहता तो उन दोनों को मार सकता था, लेकिन इससे कस्बे का देखभाल करने वाला कोई नहीं बचता। रोनन उनकी वहीं छोड़कर शहर की ओर जाने वाले रास्ते में चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे शहर की साफ सुथरी सड़क दिखने लगी थी। उसे दूर से ही इमारतों की कतार दिख रही थी। शहर के बाहर एक बड़ा सा गेट था, जहां पर कुछ पहरेदार खड़े थे। वो लोगों से शहर में जाने का टैक्स वसूल रहे थे। ऐसा हर लोक में होता है, तो रोनन को इसमें कोई समस्या नहीं लगी। रोनन भी चुपचाप कतार में लग गया। उसके आगे लोगों की भीड़ लगी थी। किसी के हाथ में फरसा था तो किसी के हाथ में जंगली जानवर कंधे पर थे। जो लोग इस शहर के मूल निवासी थे उनके पास शहर का टोकन था। उन्हें जाने या आने पर कोई फीस नहीं देना पड़ता था। रोनन अपनी बारी आने पर एक सोने का सिक्का निकलकर उन पहरेदारों को दे दिया। गेट पर खड़े पहरेदार ने रोनन को वापस 30 चांदी के सिक्के वापस कर दिए और साथ ही एक टोकन दे दिया। ये टोकन 10 चांदी के सिक्कों का होता था। इस टोकन से कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के शहर में 5 दिनों तक रुक सकता था। रोनन ने वो टोकन ले लिया। उसे इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी ये शहर तो एक छोटा सा शहर था, जहां उसे बस कुछ जानकारी निकलनी थी। वो उस शहर के अंदर गया तो वहां पक्की सड़कें बनी हुई थी। यहाँ कई दुकानें अलग अलग चीजों की थी। कुछ कुछ दूरी पर ही लोगों के रुकने के लिए होटल जैसे सराय बने हुए थे। कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी इमारत दिख रही थी, जहां पर कुछ गाइस तैनात थे। वो शायद किसी इस शहर के मेयर का होगा। यहाँ पर भी मेयर होता है, जो कि किसी बड़े या छोटे शहर के मालिक जैसा होता है। उनसे ऊपर मंत्री और सबसे ऊपर राजा या सम्राट होता है। रोनन सीधा मेयर के घर जाना चाहता था, लेकिन पहले उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाना था। यहाँ काम की जड़ी बूटी औषधि घर में मिलेंगी। रोनन सड़क पर आराम से टहलता हुआ और अपने आसपास की चीजों को देखता जा रहा था। उसे लोगों के कल्चर और कला देखना अच्छा लगता था। रास्ते पर कई भोजन जैसे कि जलेबी, रसम, संदेश और कई मिठाइयों की सुगंध आ रही थी। रोनन की नज़र तभी एक दुकान पर जम गई, जहां से उसे एक बेहद ताकतवर आभा की वस्तु दिखाई दी। वो सीधा उस दुकान के पास पहुंच गया। वो दुकान एक आम सी दुकान थी, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ सो रहा था। ऐसा दिख रहा था जैसे उसकी दुकान चले या ना चले, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। रोनन दुकान के पास गया और उसने एक सामान, जो कि एक चमकीली सी घंटी दिख रही थी, वो उठा लिया। तभी उस बूढ़े की आंखें खुल गई। वो रोनन की ओर देखते हुए बोला, अगर कोई सामान खरीदना हो तभी किसी सामान को हाथ लगाना। रोनन ने हाथ में ली हुई घंटी के बारे में पूछा कि इसकी क्या कीमत है। बूढ़ा रोनन के ओर घूरते हुए बोला, वो घंटी 20 चांदी के सिक्कों की है, चाहिए तो लो, नहीं तो वापस रख दो। हाँ, इनकी दामों में कोई कमी नहीं होगी। रोनन ने वैसे ही कुछ और सामान के दाम पूछे। बूढ़ा झल्लाते हुए सभी की दाम बताते जा रहा था। अब बारी थी उस सामान के दाम पूछने का जो रोनन यहाँ लेने आया था। वो सामान था एक जंग लगा हुआ बक्सा। रोनन ने उस बक्से के दाम पूछा। बूढ़ा अब तक पूरे गुस्से में आ चुका था। उसने पूरे गुस्से में बोला, इस बक्से की कीमत 5 चांदी के सिक्के है। अब तुम यहाँ से भाग जाओ। रोनन ने 3 सोने के सिक्के निकलकर बूढ़े को दे दिए और बक्से के साथ कई सामान ले लिए। रोनन जानबूझकर बुधन को गुस्सा दिला रहा था। वो बक्सा इतना कीमती था कि रोनन के लोक में भी वो कीमती था, इतना कि वो आसानी से मिलता नहीं था। दरअसल वो बक्सा दिखने में तो आम सा खराब सा बक्सा था, लेकिन उस पर लगी हुई काली परत स्वर्ण कमल से बनी हुई परत थी। इस परत का चूर्ण बनाकर पीने से किसी का शरीर और आत्मा काफी ताकतवर बनते हैं। वो चाहे तो एक साथ कई लेवल पार कर सकता है। तभी अंधेरे से 4 लोग बाहर निकल कर आ गए। उनमें से एक बोला, अच्छा तुझे पता था कि हम लोग तेरा पीछा कर रहे हैं। कौन थे वो लोग, क्या होगा उसका अगला कदम? जानने के लिए पढ़ते रहे रोनन किंग ऑफ हेल का अगला चैप्टर।